नमस्कार। आज हम संरक्षण के पक्ष में आर्थिक तर्कों में आगे बढ़ते हुए इसके छठे तर्क सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण अथवा मूल उद्योग विषयक तर्क के बारे में बात करते हैं। सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण अथवा मूल उद्योग विषयक तर्क। उन उद्योगों को संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए जो सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे कि कृषि अथवा कूटनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण, जैसे कि लोहा, इस्पात, भारी बिजली उद्योग, मशीन और रसायनों से संबंध रखने वाले भारी उद्योग। इस तर्क के बारे में कोई विवाद नहीं है, क्योंकि संरक्षणात्मक प्रशुल्कों के अंतर्गत मूल तथा सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण उद्योगों का विकास तो किसी भी देश की व्यापार नीति के प्रमुख उद्देश्यों का एक अंग होता है। अगला तर्क है रोजगार विषयक तर्क। संरक्षण के पक्ष में प्रायः यह तर्क दिया जाता है कि इससे बेरोजगारी दूर होती है। प्रशुल्क लगाने से आयात गिरते हैं और आयात प्रतियोगी उद्योगों में सीधे रोजगार बढ़ता है। इससे आगे उन दूसरे उद्योगों में तो रोजगार पैदा होता ही है जो इस आयात प्रतियोगी उद्योग पर निर्भर करते हैं, और आयात स्थानापन्न उद्योगों तक में भी रोजगार बढ़ सकता है। प्रोफेसर हैबरलर के मतानुसार प्रतियोगी आयात पर प्रशुल्क लगाने से एक एकल उद्योग में बेरोजगारी कम हो सकती है, बशर्ते कि उसकी वस्तुओं के लिए मांग पूर्ण रूप से लोचदार न हो और उसकी वस्तुएं मिलती जुलती आयातित वस्तुओं से प्रतियोगिता करें। परंतु इसका मतलब यह नहीं है कि कुल बेरोजगारी समाप्त हो जाएगी। केंज का कहना है कि संरक्षण प्रशुल्क से रोजगार तभी बढ़ सकता है जब रोजगार का पुराना स्तर बना रहे। रोजगार का पुराना स्तर बनाए रखने के दो उपाय केंज ने बताए हैं। पहला, प्रशुल्क लगाने वाले देश अन्य देशों को उधार दें, जिससे उनका पुराना निर्यात स्तर बना रहेगा और निर्यात उद्योगों में रोजगार का स्तर नहीं गिरेगा। इसलिए निर्यात उद्योगों के रोजगार पर आयात प्रतियोगी उद्योगों में बढ़े रोजगार का कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। दूसरा, आयात प्रशुल्कों से जो राजस्व प्राप्त होगा उसमें से निर्यात उद्योगों को सब्सिडीज देने से निर्यात को पुराने स्तर पर कायम रखा जा सकता है। परंतु इन तरीकों को अपनाने के संबंध में आलोचक केंज से सहमत नहीं हैं। उनका कहना है कि दूसरे देशों को उधार देने से पूंजी संसाधन घरेलू निवेश से हटेंगे। इससे घरेलू निवेश कम हो जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप देश में कुल रोजगार गिरेगा। दूसरी ओर यदि निर्यात उद्योगों को सहायता दी गई तो दूसरे देशों में प्रतिशोध की भावना जागेगी और वे राशिपातन विरोधी शुल्क लगा देंगे। इस प्रकार संरक्षण प्रशुल्क लगाकर रोजगार बढ़ाना संभव नहीं है। प्रोफेसर हैबरलर ने विविध प्रकार के बेरोजगारी प्रशुल्क प्रभावों का विश्लेषण किया। प्रथम, बेरोजगारी अस्थायी हो सकती है। यह बेरोजगारी तब उत्पन्न होती है जब नए निवेश और उत्पादन के नए तरीके अपनाने के परिणाम स्वरूप औद्योगिक ढांचे में परिवर्तन होते हैं। दूसरा, बेरोजगारी वह हो सकती है जो उद्योग के चक्रीय उतार चढ़ाव के कारण उत्पन्न होती है। किसी एक उद्योग पर नया प्रशुल्क लगाकर चक्रीय बेरोजगारी दूर की जा सकती है, परंतु अनेक उद्योगों तथा अनेक देशों में व्याप्त चक्रीय बेरोजगारी को दूर कर पाना संभव नहीं होता। तीसरा, स्थायी बेरोजगारी हो सकती है, जिससे समस्त अर्थव्यवस्था पर नया प्रशुल्क कर न लगाकर केवल एक उद्योग पर ही लगाकर दूर किया जा सकता है। अगला तर्क है संरक्षण के पक्ष में निर्धन श्रम का तर्क। इसके बारे में यह तर्क दिया जाता है कि एक देश में अधिक मजदूरी पाने वाले श्रमिक जिन वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, वे वस्तुएं दूसरे देश में कम मजदूरी पाने वाले श्रमिकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं के मुकाबले में नहीं ठहर सकती।
इसलिए ज़रूरी है कि निम्न मजदूरी से निर्मित आयातित वस्तुओं पर प्रशुल्क लगाया जाए ताकि ऊंची मजदूरी से निर्मित घरेलू वस्तुओं को उनसे बचाया जा सके। यह तर्क दो गलत मान्यताओं पर आधारित है। एक, केवल मजदूरी की दरें ही वस्तुओं की कीमतों को निर्धारित करती हैं, और दूसरी, उत्पादन का साधन केवल श्रम है। परंतु वास्तविकता यह है कि वस्तुएं अनेक साधनों के संयोग से विनिर्मित होती हैं। श्रम को पूंजी तथा भूमि से मिलाया जाता है। उच्च मजदूरी प्राप्त श्रम के मुकाबले निम्न मजदूरी प्राप्त श्रम को केवल उन्हीं वस्तुओं के उत्पादन में लागत लाभ होता है जो श्रम गहन होती हैं। इसलिए यह तर्क निराधार है कि जिस देश में मजदूरी की दरें ऊंची हों, उस देश को सभी प्रकार की वस्तुओं के उत्पादन में हानि रहती है। फिर यह मान्यता भी गलत है कि अधिक मजदूरी दरों वाले देश में उत्पादन की लागत अधिक होती है। वास्तव में हो सकता है कि मजदूरी की दरें अधिक उत्पादकता के कारण ऊंची हों। इसलिए जिस देश में श्रम की उत्पादकता अधिक होगी, उसमें उत्पादन की प्रति इकाई लागत उन लागतों से कम हो सकती हैं जो निम्न मजदूरी वाले देश में पड़ती हैं। इसलिए जब उच्च मजदूरी देशों में इकाई लागतें कम होती हैं तो वे कम मजदूरी वाले देशों के साथ प्रतियोगिता कर सकते हैं। स्टॉपलर तथा सैमुएल्सन ने बताया है कि कुछ कठोर मान्यताओं के अंतर्गत संरक्षण किसी देश में मजदूरी के स्तर का समर्थन कर सकता है। जिस देश में श्रम दुर्लभ होगा, उस देश में मुक्त व्यापार से श्रम गहन वस्तुओं का आयात होने लगेगा। इसके परिणाम स्वरूप श्रम दुर्लभता घटेगी, जिससे पूंजी के प्रतिफल की सापेक्षता में श्रम की मजदूरी गिरेगी। इसलिए संरक्षण उचित ही ठहरता है, क्योंकि संरक्षण से दुर्लभ साधन श्रम की मजदूरी बढ़ेगी और प्रचुर साधन पूंजी का प्रतिफल घटेगा। स्टॉपलर सैमुएल्सन सिद्धांत संरक्षण के पक्ष में दिए गए निर्धन श्रम तर्क की पुष्टि नहीं करता। यह तो केवल इतना ही व्यक्त करता है कि संरक्षण के परिणाम स्वरूप श्रम के पक्ष में आय का पुनर्वितरण हो सकता है, परंतु मौद्रिक तथा राजकोषीय उपायों द्वारा श्रम की वास्तविक मजदूरी को बेहतर ढंग से समझाया जा सकता है और मुक्त व्यापार के लाभ भी प्राप्त किए जा सकते हैं। इस प्रकार संरक्षण से इस भ्रामक निर्धन श्रम तर्क का कोई समाधान नहीं होता। अगला तर्क है मुद्रा को देश में रखने का तर्क। यह तर्क भी एक मिथ्या ही है जो संरक्षण के पक्ष में दिया जाता है। यह तर्क इस तरह से प्रस्तुत किया जाता है, जब हम विनिर्मित वस्तुएं विदेश में खरीदते हैं तो हमें वस्तुएं प्राप्त होती हैं और विदेशियों को मुद्रा। जब हम विनिर्मित वस्तुएं अपने ही देश में खरीदें तो हमें वस्तुएं तथा मुद्रा दोनों प्राप्त होते हैं। यह तर्क रॉबर्ट इंगरसॉल का है, परंतु गलती से अब्राहम लिंकन का बताया जाता है। यह दलील तर्कहीन है, क्योंकि प्रत्येक देश इस नियम को अपना ले तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होगा ही नहीं और किसी भी देश को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ प्राप्त नहीं होंगे। कोई देश इसलिए दूसरे देश से वस्तुएं खरीदता है कि घरेलू विनिर्माताओं की तुलना में दूसरा देश कम कीमतों पर वस्तुएं देता है। इसलिए यदि घरेलू विनिर्माताओं से वस्तुएं खरीदी जाएं तो इससे उपभोक्ताओं को हानि होगी और फिर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विदेशियों को भुगतान करने के लिए घरेलू करेंसी का प्रयोग नहीं किया जा सकता। वास्तव में वस्तुओं के बदले ही वस्तुएं खरीदी जाती हैं और यदि भुगतान करना भी पड़े तो वह अंतर्राष्ट्रीय करेंसी में ही किया जाता है। जिस प्रकार जैसा बेवरेज ने लक्ष्य किया है, इस तर्क में कोई सार नहीं है और यदि ऊपर दिए गए उदाहरण से कोई मतलब की बात है तो सिर्फ इतनी कि विनिर्मित वस्तुएं खरीदने से हमें वस्तुएं प्राप्त होती हैं। अगला तर्क है घरेलू बाजार का विस्तार करने का तर्क। यह तर्क ऊपर दिए गए मुद्रा को घर में रखने के तर्क का स्वाभाविक परिणाम है। इस तर्क के अनुसार जो नए उद्योग हों उन्हें संरक्षण दिया जाए और उन उद्योगों में लगे श्रमिक अन्य घरेलू उत्पादन के लिए बढ़िया बाजार बना देंगे। इसके परिणाम स्वरूप सभी घरेलू उत्पादों के लिए, जिनमें कृषि वस्तुएं भी शामिल हैं, घरेलू बाजार का विस्तार होगा।
यह तर्क भी भ्रामक है, क्योंकि निर्यात के लिए विदेशी बाजार की कीमत पर देश के बाजार का विस्तार होगा। जब प्रशुल्क कर लगाकर आयात नियंत्रित किए जाते हैं तो निर्यात भी घट जाते हैं, क्योंकि दूसरे देशों में भी बदले की भावना जागती है और फिर घरेलू उत्पादक भी घरेलू उद्योगों के उत्पादों की अधिक कीमत वसूल करेंगे और उपभोक्ता को हानि उठानी पड़ेगी। अगला तर्क है उत्पादन की लागतों के समानीकरण का तर्क। घरेलू उद्योगों को संरक्षण प्रदान करने के पक्ष में यह तर्क दिया जाता है कि घरेलू और विदेशी वस्तुओं के उत्पादन की लागत को समान बनाने के लिए संरक्षण चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि विदेशी लागत से घरेलू लागत 25% अधिक है तो विदेशी वस्तुओं पर 25% आयात कर लगाया जाए। इस प्रकार घरेलू और विदेशी दोनों ही वस्तुओं की उत्पादन लागत बराबर हो जाएगी और वे बराबर की शर्तों पर विदेशी वस्तुओं का मुकाबला कर सकेंगी। टॉसिंग का मत है कि यह तर्क देखने में काफ़ी ठीक लगता है। ऐसा प्रतीत होता है मानो यह कहता हो कि कोई लिहाज नहीं, कोई अनुचित दरें नहीं, परंतु एल्सवर्थ के मतानुसार वास्तविकता यह है कि यह देखने में ठीक जचने की बात नाममात्र को है। यदि उत्पादन की लागत ज़्यादा होगी तो आयात शुल्क भी ज़्यादा होगा, इसलिए इस तरह की नीति से विदेशों को हानि उठानी पड़ती है। यदि सभी देश बहुत अधिक आयात शुल्क लगा देंगे तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तबाह हो जाएगा। एल्सवर्थ इस तरह की संरक्षण नीति को भेदभावपूर्ण मानता है। यदि दूसरे देश भी किसी देश के निर्यात पर प्रतिशोधात्मक प्रशुल्क कर लगा दें तो दक्ष घरेलू निर्यात उद्योगों को हानि पहुंचती है और फिर इस तरह की नीति के परिणाम स्वरूप उन उद्योगों को हानि पहुंचती है और फिर इस तरह की नीति के परिणाम स्वरूप उन उद्योगों को संरक्षण मिलेगा जिनकी उत्पादन लागत अधिकतम और दक्षता न्यूनतम हो। इस प्रकार इसका व्यवहार अदक्ष उत्पादकों के पक्ष में, दक्ष उत्पादकों के विरुद्ध और सामान्य उपभोक्ता के विरुद्ध भेदभावपूर्ण हो जाता है।